सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड स्टडी चल रही है कि जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या इतना चैप्टर है इसका और कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बता दिया आपको कि ये जो हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग है वो हमारा क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आई मीन्स ये न्यूमेरिकली उतना नहीं है, बाकी न्यूमेरिकल है लेकिन हाँ ये थ्योरेटिकली ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार का हमारा रहने वाला है इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई अभियांत्रिकी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज चैप्टर 1 की विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं, जो कि मेन मोटिव हमारा। जैसा कि डियर आप देख सकते हैं, हमारा चैप्टर 1 जो है, आप चैप्टर 1 में क्या है आप एकदम अच्छे वे में देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही रहता है। इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में पूरा परिचय रहेगा। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, हमारे डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन पढ़ना है। जी हाँ गाइस, इंट्रोडक्शन जो हमारा इसमें क्या है कि डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन है, मतलब कि सिंचाई की परिभाषा है। सिंचाई की परिभाषा है। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब कि उसकी आवश्यकता है। रोल ऑफ इरिगेशन इन इन कंट्रीज़ इकोनॉमीज़ मतलब कि अर्थव्यवस्था। हिंदी देखिए, इंग्लिश में ही सिलेबस रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको थोड़ा पहले सिलेबस से परिचित करा देता हूं, मतलब इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक पढ़ने ये भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा, ताकि आपको ये भी डाउट ना रहे कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन दी, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या है और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, और हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में क्या है, सिंचाई का क्या इतिहास रहा है, उसके विकास में जो विकास हुआ है भारत में सिंचाई पद्धति में, जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें उसका क्या योगदान रहा है, मतलब क्या हिस्ट्री रही है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट में क्या, मेजर मीडियम एंड माइनर, मतलब मेजर मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, सिंचाई परियोजना इंडिया के बारे में। ये सब मतलब ये चैप्टर के टॉपिक हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, एम सिंपल सा है, एक ही लेक्चर से 2 ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और आपको बता दें कि वीडियो के शुरुआत में ही आपका जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है काफ़ी सिंपल है, बट थ्योरेटिकल है और इसको समझने और सुनने की बात है। अब ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज लिखते जाइएगा और नोट्स बनाए तो कोई बात नहीं तो आपको नोट्स आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए टॉपिक की ओर बात करते हैं, डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन की विदाउट वेस्टिंग। देखिए सबसे चैप्टर 1 हमारा है इरिगेशन इंजीनियरिंग, और पहली परिभाषा को देख लेते हैं। इरिगेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इरिगेशन। सिंचाई अभियंत्रण जो है इरिगेशन क्या होता है, इसकी अच्छे वे में परिभाषा समझ लेते हैं। मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। कि फसलों व पौधों को, या कह सकते हैं फसलों को, उनकी आवश्यकता अनुसार पानी की उचित मात्रा समय पर उपलब्ध कराने से व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध। देखिए आप रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ऐसा कोई वो नहीं रटिए। न्यूमेरिकल है, यदि आपको क्या कहते हैं नहीं आता तो नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपको फार्मूला नहीं आता है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। लेकिन ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। बस क्या है, फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर उचित मात्रा में पानी प्रोवाइड कराना ही हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं इरिगेशन है। आपके सामने लिखा है, मैं बोल भी रहा हूँ, समझ सकते हैं। इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। इंग्लिश हिंदी वाले बोथ लैंग्वेज आप देख सकते हैं, डिफिनीशन प्रॉपर वे में लिखी है। इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, मतलब आवश्यकता के अनुसार, उनकी जो डिमांड है फसलों की, उसके अनुसार उसको पानी की उचित मात्रा प्राप्त करना समय पर ही। आप इंग्लिश हिंदी बोथ में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या इरिगेशन में क्या समझना है। तो इंग्लिश हिंदी वाले ये लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा कि मुझे हिंदी है इंग्लिश है, तो प्रॉपर वे में डिफिनीशन लिखिए, आप शो हो रहा होगा। देखिए मेन चीज़ समझ लेते हैं सिंचाई अभियंत्रण को ही, कि सिंचाई अभियंत्रण क्या है। ये इसको देखिए समझने का 2 तरीका हो सकता है, मतलब कि ये समझ सकते हैं सिंचाई अभियंत्रण जो है, सिंचाई अभियंत्रण मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग, वो एक सिविल इंजीनियरिंग का इसका रोल है ही, और इसमें कृषि इंजीनियर का भी रोल है, और कहीं ना कहीं
एक मैकेनिकल इंजीनियर का भी थोड़ा बहुत इसमें काम रहता है। कैसे कि आप समझ सकते हैं इरिगेशन में क्या होता है, सिंचाई। अब सिंचाई किसको देंगे, फसलों को देंगे भाई। फसलों मतलब क्रॉप्स जो भी रहेगी हमारी, तो उस फसल में कोई भी क्रॉप्स है, कोई भी क्रॉप्स है, फल है, मतलब पौधा है, तो पानी का निर्धारण कौन करेगा, मतलब कि कौन सी फसल में कितना पानी की मात्रा देना है, किस समय में कौन सी फसल बोना है, किस समय उसकी कटाई करना है, कितने उचित मात्रा में पानी देना है, वो तो एक बेसिकली क्या होगा, कृषि इंजीनियर का काम हो गया। लेकिन डियर आप समझ सकते हैं कि फसलों में जो पानी की आवश्यकता है, मांग है, उसको क्या कौन प्रोवाइड कराएगा, नहरों के थ्रू, और बहुत से विधियां, बहुत से तरीके हैं फसलों को उचित मात्रा में पानी देना। पानी, ये सब चीज़ें क्या है, सिविल इंजीनियर के अंदर में आ जाती है। मतलब सिविल इंजीनियर का काम हो जाता है कि पानी की उचित व्यवस्था कराना, कि एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कितनी पानी की आवश्यकता लगेगी इस क्षेत्र में। तो ये डिपेंड करता है फसलों वगैरह पे, कौन रबी की क्रॉप्स आए कि खरीफ की। तो ये सब समझ सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग और कृषि इंजीनियर का भी इसमें, सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप भी बहुत है इसमें सिंचाई के बारे में। तो ऐसे ही अभी पढ़ेंगे, आगे आगे सब क्लियर होता जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैकेनिकल इंजीनियर समझ सकते हैं, कुछ मैकेनिकल क्यों रहता है, क्योंकि जानते हैं मशीनें जहाँ मैकेनिकल, तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। तो ये रही हमारी सिंपल सी थोड़ी बातें रही हैं इसके बारे में। आई होप को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी, हर डाउट आपका क्लियर होने वाला है, डोंट वेरी। अब बात कर लेते हैं इस प्यारे से टॉपिक की कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ज़रूरत क्या पड़ी हमें इरिगेशन की। क्या हमारा ऐसे जीवन नहीं चल रहा था, विदाउट इरिगेशन हम क्या नहीं रह पा रहे थे, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आप देख सकते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ सकते हैं। ओके, वर्षा का उचित मात्रा में न होना, पहला चीज़ यह है कि पृथ्वी पे वर्षा का सभी जगहों पे क्या होता है कि कौन सी फसल बो दिए, और उस फसल में वर्षा का उचित मात्रा में होना ही मतलब कि फसल सही मात्रा में उत्पादित करने के लिए। तो मेन रीज़न तो ये हो गया कि वर्षा का उचित मात्रा में न होना। जाहिर सी बात है कि किसी फसल के लिए पानी की ज़्यादा मात्रा लगती है, किसी कम। तो एक उचित मात्रा में वर्षा द्वारा क्या होता है, वर्षा नहीं होती तब क्या करते हैं हम, सिंचाई करते हैं। तो उससे सिंचाई से ही सिंपल सा फंडा है। अब दूसरा समझते हैं गाइस कि क्या दूसरा क्या है कि फसलों की आवश्यकता के समय पानी का ना होना। जाहिर सी बात है, जो फसल हैं, फसलों की आवश्यकता के समय, जब मान लीजिए कोई फसल है, धान ही बोए हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम पे टाइम आपको पानी देना होता है फसलों को, क्योंकि फसल भी खराब, जैसे कि जीवन जीने के लिए खाना पीना ज़रूरी है फसलों के लिए, और प्रकाश और पौधों पानी वगैरह तो ज़रूरी है। तो फसलों को उचित समय पे जब पानी नहीं मिल पाता, फसलों की आवश्यकता के समय पानी का ना होना, ये भी एक मेन रीज़न हो जाता है इरिगेशन करने का, सिंचाई करने का। अगला रीज़न समझ सकते हैं क्यों आवश्यकता पड़ी सिंचाई की। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप समझ सकते हैं कि वर्षा का इतनी अधिक मात्रा में होना कि सिंचाई के लिए पानी रोका ही नहीं। जैसे जाहिर सी बात है, वर्षा, मान लीजिए वर्षा बहुत बहुत भीषण वर्षा हो रही है, बाढ़ आ गई है, तो उसमें क्या होता है कि जो खेत वगैरह होते हैं, उसके जो खेत, मान लीजिए खेत है, तो इसका क्या होता है, इसका जो इसकी बाउंड्री लाइन है, क्या है इसकी जो बाउंड्री लाइन है, जो इसकी बाउंड्री लाइन है, उसको ही तोड़कर ये पानी जो मेड़ होता है, गाँव वाले लोग समझ सकते हैं इसके, जो गांव से रिलेटेड है या विलेज से बिलोंग करता है, वो इस सिंचाई इंजन को सही बताएं तो अच्छे वे में समझ सकता है, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं। लेकिन यदि आप शहर से हैं, गांव से, इससे कोई लेन देन नहीं, आप किताबों से पढ़ के भी नॉलेज गेन कर सकते हैं डियर। तो मान लीजिए बाउंड्री लाइन है, ये आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई की इतनी अधिक मात्रा में, टॉपिक क्या था कि वर्षा की इतनी अधिक मात्रा में होना कि सिंचाई के लिए पानी रोका ही ना जा सके। और भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सिंचाई पानी, देखिए सिंचाई से क्या समझते हैं, सिंचाई समझते हैं केवल पानी देना, नहीं, पानी देना नहीं, पानी की उचित मात्रा को फसलों को पहुंचाना। मतलब कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, ऐसा नहीं कि पानी दे दिए, निश्चित मात्रा में पानी को, कोई फसल जितनी पानी चाहिए उसको, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कितना पानी दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फसलों को एक उचित व्यवस्थित तरीके से किस फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं, तो वो भी एक इरिगेशन के अंडर में ही आता है। तो मान लीजिए वर्षा बहुत तेज़ी के साथ हुई और इतनी वर्षा हुई कि मेड़ इसका सब बाउंड्री लाइन पार कर गया, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी फसल को पानी की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया। तो एक इरिगेशन का मतलब यही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, डिफिनीशन तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, मतलब कि जो डिमांड है फसलों को, उनकी उस आवश्यकता के अनुसार ही उनको पानी की आवश्यकता, पानी को देना, फसलों को देना ही हमारा इरिगेशन होता है। तो ये आप समझ सकते हैं डियर। एंड अगला समझ सकते हैं कि मूल्यवान फसलें जैसे गन्ना, जो हमारी मूल्यवान फसलें जैसे गन्ना, धान, जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, वो प्रोवाइड न करा पाना। मान लीजिए और क्या होता है, सिंचाई नहीं करते तो फसलों को क्या होता है कि हमारा वर्षा के पानी द्वारा, या कह सकते हैं विदाउट सिंचाई,
हम इनको पैदावार नहीं कर सकते, ये तो प्रकृति पे डिपेंड रहेंगे टोटली, तो हम खेती नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हो। ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पहले अब क्या हो गया है कि अब फसलों की मांग भी बढ़ गई है, मतलब कि क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, तो साथ ही साथ हमें अच्छी मात्रा में क्या होगा, अच्छी मात्रा में फसलें भी उत्पादित करना है। तो ये सब रीजन हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, और आपको हम सभी टॉपिक से दिखाते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए चैप्टर में क्या था, चैप्टर में था डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन एंड हमारा क्या था, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। इसका पहले वाला क्या पढ़ा था आपने कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब कि जो है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब रोल ऑफ इरिगेशन इन कंट्रीज इकोनॉमी, मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है इरिगेशन का, और हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इरिगेशन एंड मीडियम मेजर, ये सब चीज़ें समझते हैं। देखिए ये पढ़ रहे हैं आवश्यकता, तो इसको भी समझ सकते हैं कि वर्षा का समय पर न होना, वर्षा का समय पर न होना। देखिए आप सब बता चुके हैं यार, अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन मोटिव था कि क्या इकोनॉमी में हमारा क्या इसका। देखिए अगर समझा जाए रोल ऑफ इरिगेशन इन इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रीज़, तो देश की अर्थव्यवस्था में सिंचाई का क्या योगदान है, तो इससे पहले आप समझ सकते हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अर्थ इसके बारे में समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है कि आप जानते होंगे, क्या है आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में देयर आर 3 मेजर सेक्टर, जो इकोनॉमिक्स में क्या है 3 मेजर सेक्टर हैं। जैसे कि जानते हैं क्या होता है, प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। ओके, क्या होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। 3 मेजर सेक्टर होते हैं, 3 मेजर सेक्टर होते हैं। तो सिंचाई का क्या रोल है, इरिगेशन का क्या रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, हिंदी वाले ध्यान दें, प्राथमिक बोलते हैं। देखिए मैं बोलता जा रहा हूँ, ये सब नोट्स में लिखा है, आप समझ सकते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इरिगेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, देखिए तो प्राइमरी, देखिए आप जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि जो नेचर पे डिपेंड होता है, देखिए खेती, जो फसलें का उत्पादन है, खेती करना, मुर्गी फार्म, पशुपालन, ये सब क्या है कि जो चीज़ें नेचर पर डिपेंड रहती हैं, तो वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। और वहीं जो हमारा टर्सरी होता है वो एक प्रकार का सर्विस सेक्टर होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए डियर, मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए क्या है कि आप मान लीजिए आपने कोई पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा, तो एक पिज़्ज़ा है, तो वो किससे बनेगा, वो मेनली आप समझ सकते हैं कि आलू गोभी जो भी डालता हो पिज़्ज़ा में, ऐसा कुछ चिल्ली सॉस जो भी डालता हो, तो वो एक जो भी चीज़ें बनी हैं, हम आपको एक टॉपिक की ओर ले जा रहे हैं, मतलब कि इरिगेशन का क्या रोल है वही बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें बस। तो पिज़्ज़ा का प्राइस क्या होगा, पिज़्ज़ा का जो प्राइस होगा वो 200-400 जितना भी हो, लेकिन उसमें जो मटेरियल लगा है, जो भी आलू वगैरह लगा है, जो भी आलू लगा है और प्याज लगा है, टमाटर सॉस जो भी लगा है, और उसमें जो भी रिफाइंड वगैरह जो भी ऊपर से छिड़क उड़क दिया गया है, समझ सकते हैं। आप गाँव से हैं या कहीं शहर से, तो इरिगेशन अच्छे से समझ में आएगा आपको, डोंट वेरी, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो अगर ये क्या होगा, इसका टोटल प्राइस क्या होगा, इसका टोटल प्राइस, जो एक पिज़्ज़ा आप मंगाए हैं, आप खाए हैं, उसका टोटल प्राइस 20 से 30 रुपये या 50 रुपये हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसमें जो सर्विस चार्ज है, उसमें जो चीज़ें जुड़ गई हैं, उसका जो रेट हो गया है, वो कहीं न कहीं 200 जितना हो, अलग अलग प्राइसें होती हैं, 149 रुपये, 150 रुपये, मतलब जैसा पिज़्ज़ा रहे, तो उसका क्या होगा था, कास्ट बढ़ जाता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो सिंचाई से जानते हैं सिंचाई से क्या होती है, सिंचाई से हमारी फसलें होती हैं। देखिए सिंचाई जो है एक प्राइमरी सेक्टर में आता है, किस में आता है, इरिगेशन जो है हमारा, सिंपल सी बात करें, इरिगेशन हमारा जो होता है प्राइमरी सेक्टर में आता है, इरिगेशन हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो डियर इसको क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इरिगेशन हमारी जो सिंचाई है, उससे फसलें क्या होती हैं, उससे क्या होती हैं, हमारी फसलें उत्पादित होती हैं। इरिगेशन से क्या होती हैं, इरिगेशन किस लिए करते हैं, फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, आवश्यकता क्यों, ये भी हमने बात कर लिया था, तो फसलों को बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। देखिए कहीं न कहीं प्राइमरी सेक्टर का प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, आपको सेकेंडरी के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी के बारे में मैंने बताया, और टर्सरी को और सेकेंडरी के बारे में बता देते हैं कि क्या होता है जब कोई प्राइमरी सेक्टर की चीज़ को मॉडिफाई करके, मैन्युफैक्चरिंग करके कोई चीज़ बना दी जाती है। जैसे कार कंपनियाँ हुई, कार कंपनियों में कारें कैसे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग कारों की कैसे होती है, कारों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, आप जानते हैं कार में क्या क्या जो भी चीज़ें लगती हैं, स्टील वगैरह लगती हैं, टायर्स वगैरह, तो कहीं न कहीं वो एकदम बेस लेवल से समझे तो वो नेचर से ही प्राप्त होती हैं। तो मतलब जो प्राथमिक चीज़ों को क्या करते हैं, प्राथमिक चीज़ों को मॉडिफाई करके अगले चीज़ों में बना देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में वहीं जब वो सर्व किया जाता है, किसी चीज़ को बेचा जाता है, वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है बेसिकली टर्सरी सेक्टर में।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इरिगेशन का क्या रोल है, इरिगेशन का क्या रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में इरिगेशन का। जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर का डायरेक्ट कुछ ज़्यादा उतना यूज नहीं हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इससे जो निर्मित चीज़ें होती हैं, जो सेकेंडरी चीज़ें, इसको मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, विनिर्मित करके अलग चीज़ें बनाते हैं। उसका कॉस्ट सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ें बनती है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन वही प्राइमरी रहते हैं। तो इरिगेशन क्या हमारा, इरिगेशन हमारा जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मेरी बातों को ध्यान सुन रहेंगे तो आप यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे ईजी वे में। तो कोई ज़्यादा खास बातें नहीं थी। तो मेरा साफ कहने का आशय यह है कि कहीं ना कहीं हमारी योगदान जो है इरिगेशन का, एक ऐसे प्राइमरी सेक्टर का प्रत्यक्ष रूप से उतना योगदान तो नहीं है अर्थव्यवस्था में, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली योगदान है, क्योंकि कोई भी चीज़ें बनती है जो प्राइमरी सेक्टर से ही वो चीज़ें निर्मित रहती है। तो इनडायरेक्टली हमारा क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से योगदान है। तो ऐसा कहने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई भी योगदान नहीं, लेकिन योगदान है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या है, क्या योगदान है हमारी सिंचाई का, हमारी इरिगेशन का, किसमें, हमारी अर्थव्यवस्था में। ओके, यदि कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट के थ्रू पूछने का प्रयास कीजिएगा। ओके, क्लियर होगा हर चीज़। ये सब चीज़ हो गई हमारा, कितने टॉपिक से पढ़ चुके हैं हम। देखिए ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डी, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। मतलब कि जो इरिगेशन है उसका डेवलपमेंट का, उसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए आपको एक बात बता दें, यदि आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन लग रही हो तो अपना वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि जो वर्ड्स हैं कभी कभी नहीं दिखते, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बहुत आपकी डाउन रहती है। 144 पे या 360 पे चलाते हैं तो इसको 480 या 720 पे कर सकते हैं आप, जिससे आपको साफ़ सुथरे में चीज़ें समझ में आए और दिखे भी अच्छे तरीके से। तो भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास की बात की जा रही है, तो सिंचाई के विकास की इतिहास की बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो हमारा, आपको मोटा मोटा बता दें कि जो इतिहास रहा है वो काफ़ी पुराना रहा है। क्योंकि कैसे, जैसे जानते हैं आप, पहले मानव जीवन क्या करता था, जैसा कि पूरा पाषाण काल नौ, जो भी आप इतिहास में पढ़े हों, जहाँ भी पढ़े हों, ये आप जानते हैं कि क्या होता है कि पहले जो व्यक्ति रहते थे, पहले तो बात ये जानते हैं कि जो पहले की पॉपुलेशन थी बहुत कम थी। पहले लोग ऐसे ही क्या करते थे, मांस मछली और जानवरों को मार कर ऐसे खा लेते थे और आदिमानव वाला जीवन जीते थे। और जब विकास हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और प्रगति हुई, मानव का जीवन स्तर ऊंचा हुआ तब, और जनसंख्या भी बढ़ती गई, तो उससे उससे क्या होता गया, कुछ चीज़ों की आवश्यकता बढ़ती गई। तो मनुष्य ने क्या किया कि फसलों के उत्पादन पे ध्यान दिया। फसलों के उत्पादन के लिए अब क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो फसलों को उत्पादन के पानी जो है उतने अच्छी तरीके से वर्षा के थ्रू नहीं मिल पा रहा था, वर्षा के थ्रू पानी उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा था। तो वहीं ज़रूरत पड़ती हमारे फसलों को इरिगेशन सिस्टम की। तो बहुत पुराना इरिगेशन, पहले जैसे कि आज जानते हैं, आज हम नहर और डैम वगैरह बना करके सिंचाई करते हैं, बड़े से बड़े क्षेत्र की इरिगेट करते हैं, सींचते हैं। तो उसके बहुत पुराने समय में तो ये विधियाँ रही नहीं होंगी, क्योंकि इतना मैकेनिकल सिस्टम इतना नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था। देखिए प्राचीनतम समय में बात कर लेते हैं कि इंसानी टाइम में, प्राचीन काल में क्या इरिगेशन का, प्राचीन समय में भारत में सिंचाई की व्यवस्था क्या थी, प्राचीन समय में भारत में सिंचाई की व्यवस्था क्या थी, प्राचीन समय में सिंचाई की व्यवस्था क्या थी। नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास ज़्यादा कर रहा हूँ, लिखने का प्रयास कम कर रहा हूँ। ओके, तो डोंट वेरी, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो प्राचीन समय में क्या था कि भैया पहले तो जनसंख्या कम थी, जैसे कि मैंने बता दिया है, जनसंख्या कम थी और उस समय उतनी व्यवस्था भी नहीं थी सिंचाई करने के लिए, उतने उपकरण भी और नहीं थे। लेकिन मानव का विकास होता गया और आवश्यकताएँ बढ़ती गईं। तो जैसे कि जानते हैं, नेसेसिटी इज टू मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि आपको बताया मैंने पहले ही कि फसलों के उत्पादन पे ध्यान देने लगा, क्योंकि अब क्या है कि ज़रूरतें बढ़ती गई, आवश्यकताएँ बढ़ती गई, तो चीज़ों को भोजन, जीवित रहने के लिए भोजन तो करना है, तो फसलों का उत्पादन करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ कि प्राचीन काल में भी इरिगेशन पे ही विचार किया गया था, इरिगेशन में भी व्यवस्थाएँ की गई थी। कुछ राहट वगैरह होते हैं, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, आप पढ़ेंगे तो राहट वगैरह। तो इसके थ्रू क्या होता है, राहत हो गया, आपका कूप हो गया, पुष्करणी हो गई। तो इसके थ्रू क्या होता है, सिंचाई होती थी। मतलब कि प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में भी, सबसे प्राचीनतम वेद जो कि ऋग्वेद है हमारा, कौन सा वेद है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद वगैरह में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं कि कैसे सिंचाई करते थे लोग उस समय, जब क्या था कि उतना डेवलपमेंट नहीं था आज के मुकाबले। जैसे कि जानते हैं, समय के अनुसार डेवलपमेंट होता जा रहा है, इसके बहुत प्राचीन समय में बहुत कम डेवलपमेंट था। लोग
सिंचाई करते ही नहीं थे, धीरे धीरे सिंचाई होने लगी, जो कि प्राचीनतम वेग क्या हुआ, हमारे ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, नोट्स को पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, मेरी बातों को ध्यान देते हुए चले। और राहट, कूप जैसे व्यवस्थाएं थी उस समय, पुष्करणी जैसी व्यवस्थाएं थी, तो उसके थ्रू क्या होता था, इस सिंचाई करते थे और धीरे धीरे विकास होता गया। और अर्थशास्त्र में भी चाणक्य ने, जैसा कि जानते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भी क्या किया है, सिंचाई का जिक्र किया है उसकी विधियों के बारे में। तो प्राचीन काल में भी भारत में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में क्या है कि प्राचीन समय में भी भारत में सिंचाई व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राचीन समय में, जब प्राचीन समय खत्म हुआ तो उसके मतलब बहुत पुराने काल की बात खत्म हुई, तो मुगल वगैरह भी आए, ये भी नहरें निर्मित किए और भी चीज़ें बनवाएं और सुधार किया। हालांकि जो आते हैं अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, अपने कुछ। और उसके बाद जो ब्रिटिश आए, देखिए ब्रिटिश जो आए थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें भी काम किए थे, क्योंकि उनको लगा भारत के क्षेत्र में अकाल स्थिति ऐसे पड़ रही थी। तो आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश ने हमें ये चीज़ें सिखा दी, कानून व्यवस्था दे दी। कानून व्यवस्था अगर बात की जाए तो ब्रिटिश की ही देन है, ब्रिटिश की ही। क्योंकि क्या डियर समझ सकते हैं, कानून व्यवस्था पहले नहीं थी। जो भी दमदार पार्टी होती थी, जो भी उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो मनमानी करते थे। हालांकि ऐसा भी अभी हो रहा है, लेकिन अब कम हो गया है पहले के मुकाबले। तो ब्रिटिश ने भी बहुत से चीज़ों पे ध्यान दिया और सिंचाई के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में क्या है, अपना योगदान दिया। योगदान क्या कह सकते हैं, वो अपने काम के लिए किए थे, लेकिन हाँ काम किए थे। तो ब्रिटिश जो आए थे, ब्रिटिश भी योगदान दिए थे, आप यहाँ देख सकते हैं। सब चीज़ें एक बार पढ़नी है आपको, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि विजुअल हो, अच्छे से आपको दिखे, सब चीज़ें अच्छे से विजुअल हो, अच्छे से दिखे। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। तो प्राचीन समय में क्या हो, सिंचाई व्यवस्था के बारे में लिखा है, आप पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ें हैं यार, उतना समझाने लायक है नहीं। जैसा कि अभी आगे मिलेगा तो वो अच्छे से समझा जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में भी इसका क्या हुआ, सिंचाई के बारे में ध्यान दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि विकास हुआ। आप समझ सकते हैं कि इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता जब हुई, भारत देश आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत विकास हुआ। आप समझ सकते हैं, लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 दशकों में लगभग इतने 2200 छोटे प्रोजेक्ट व बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए। देखिए, सिंचाई प्रोजेक्ट फलीभूत किए गए, जिसमें बहुत से बांध, बियर बैराज, ये सब क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी ये आगे मिलने वाला है, बांध, बियर बैराज एक टॉपिक है। आप टॉपिक क्या कह सकते हैं, चैप्टर यह है। डैम वगैरह, डैम कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब समझेंगे। जिसमें से लगभग 1400 प्रोजेक्ट जो हैं, 1400 प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट क्या हुए, जो भी परियोजनाएं हुई। परियोजनाएं क्या होती हैं, जिससे क्या होती है, बहुत देखिए परियोजनाएं भी पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की परियोजनाएं होते हैं। अगला टॉपिक ये हमारा है। तो और भारत में स्वतंत्रता के बाद ये सब चीज़ें, बांध बैराज, ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ निर्मित हुई, क्योंकि सिंचाई क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया गया। लेकिन अभी भी सिंचाई में बहुत काम बाकी है, ये समझ सकते हैं। और ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2007 में पूरे हो चुके, जिसमें से 1400 प्रोजेक्ट 2007 में पूरे हो चुके। और केंद्र सरकार ने सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन नामक 2 संस्थाएं स्थापित की। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें जॉब पा सकते हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में आप एसएससी जेईई के थ्रू और भी थ्रू एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आप जॉब इसी में लगती है सिविल इंजीनियरों की। तो यहाँ भी स्कोप है, स्कोप की बात करेंगे, सब चीज़ें हैं। अभी बहुत काम है इरिगेशन इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेंटेनेंस और कुछ काम भी बाकी है। तो ये इरिगेशन में स्कोप है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि एक सफल इंसान बन सकें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब देख सकते हैं अगला टॉपिक क्या है, भविष्य में भारत में सिंचाई का विस्तार क्या है। भविष्य में जो है भारत में सिंचाई का विस्तार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं डियर, आप क्या समझ सकते हैं कि भारत में भविष्य में क्या, यहाँ पढ़ के कि भारत का क्षेत्रफल इतना है। देखिए डियर, अभी तक जो मैं बोला हूँ वो सब चीज़ें नोट्स में प्रॉपर वे में लिखी है। अभी मैं थ्योरेटिकली आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, जहाँ तक संभव हो सका मैंने समझाया है आपको। ओके, और अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जैसे कि जानते हैं आप, नोट्स में सभी चीज़ें अच्छे से लिखिए, आप एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बेसिकली यदि गांव से हैं तो आप, मैं बता दूं, वो आप सभी चीज़ों से परिचित हो गए होंगे। और फसलों और सिंचाई के बारे में ही इसमें खास बातें की गई हैं। तो फसलों की सिंचाई के 2 प्रणालियाँ हैं, सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन मतलब यहाँ की बात की, सिस्टम की बात की, कितने प्रकार से कितनी जो प्रणालियाँ हैं, मतलब सिस्टम किस तरीके से सिंचाई करते हैं। तो एक प्राकृतिक सिंचाई हो गई, एक कृत्रिम सिंचाई हो गई। प्राकृतिक सिंचाई क्या होती है प्राकृतिक सिंचाई वर्षा द्वारा होती है। प्राकृतिक सिंचाई वर्षा द्वारा होती है। इस प्रकार की सिंचाई में कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार की सिंचाई सस्ती व आसान होती है। सिंचाई के लिए आप पढ़ सकते हैं, एकदम ईजी है। आपको सिंपल से बताने का प्रयास करेंगे कि जो सिंचाई होती है प्राकृतिक सिंचाई एकदम ईजी वे में होती है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाना पड़ता।
एंड इरिगेशन हमारा हो जाता है। सिंपल सी बात है। ये 2 प्रकार से होते हैं, यहाँ सब लिखा है नोट्स में कितने प्रकार की होती है। एक वर्षा इरिगेशन होता है, एक हमारा बाढ़ इसको कहते हैं, बाढ़ आप्लावन सिंचाई, बाढ़ आप्लावन सिंचाई इस कहते हैं। तो ये वर्षा सिंचाई क्या होती है कि जब जब क्या होता है डियर, जब वर्षा जल अपने आप पूरी फसलों को सिंचित करता है, जब मतलब वर्षा का जल पानी जो है सिंचित करता है पूरी फसलों को, तब वो क्या कहलाता है निश्चित समय अंतराल में ही जो हमारा वर्षा जल होता है एक निश्चित समय अंतराल में ही प्राप्त हो पाता है। पहली बात तो ये बात है। इसी के अनुसार फसलों का उत्पादन करना पड़ता है। अचूक सिंचाई व्यवस्था के लिए केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और भी वही सेम चीज़ें प्रॉपर वे में लिखी है और नोट्स में सब चीज़ें अच्छे से मेंशन है। आप पढ़ लेंगे, मेरी बातों को सुन लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो रही होगी। एंड अब बात कर लेते हैं अपने, एक होती है हमारी बाढ़ सिंचाई मतलब आप्लावन सिंचाई, जैसे कि आप जानते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास किए। ये क्या है हमारा बाढ़ या आप्लावन सिंचाई क्या है कि क्या होता है जब बहुत ज़्यादा पानी बरसा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है तो चारों तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। नदियों का जलस्तर जब बढ़ेगा तो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे वो अपने आप इरीगेट हो जाएंगे, सिंचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की सिंचाई जब होती है, जब बाढ़ आ जाती है तो उस प्रकार की जब सिंचाई हो जाती है खेतों की फसलों की, तो वो हमारा बाढ़ आप्लावन सिंचाई हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। एंड अगला टॉपिक देख सकते हैं आप। देखिए इसमें मैं अपना टाइम क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिंपल सी टॉपिक्स हैं और थ्योरेटिकल हैं, समझने वाले हैं और इससे आप परिचित हैं। तो अभी आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, डैम वगैरह, नहरें के बारे में पढ़ना और सिंचाई की प्रणालियों के बारे में। सिंचाई प्रणाली तो यही है। और और अगला देखते हैं जो कि कृत्रिम में क्या है, कृत्रिम में क्या व्यवस्था की गई है, कि कृत्रिम सिंचाई में क्या बात की गई है। जो कि देखिए वीडियो क्वालिटी प्लीज़ 720 या 480 पे कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो। जहाँ तक मेरा अनुमान है विजुअल हो रहा होगा, बाकी अपने से समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि पढ़ना भी आपको है। इरिगेशन में इसमें क्या हो गया, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ डियर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड कृत्रिम सिंचाई में क्या है कि प्राकृतिक जल स्रोतों, जैसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उससे क्या होता है कि जैसे नदी नालों, झील, झरनों से, कुओं आदि से अन्य लघु माध्यमों तक क्या होता है जब फसलों में पानी पहुंचाया जाता है, तो कृत्रिम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली कुछ इफर्ट लगाकर कुछ करके हम क्या करते हैं, नहरों तथा अन्य छोटे लघु माध्यमों से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार सिंचाई क्या हो जाती है, कृत्रिम सिंचाई हो जाती है, जो कि निम्न प्रकार की होती है। एक प्रवाह सिंचाई होती है, फ्लो इरीगेशन, एक छिड़काव, एक होता है लिफ्ट इरीगेशन। तो ये सब समझते हैं। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जब प्रवाह सिंचाई होता है, आपको समझा देते हैं, इसमें नोट्स में सब लिखा ही है। प्रवाह सिंचाई क्या होता है कि जब जब नहरों द्वारा क्या होता है, जब नहरों द्वारा जब सिंचाई ऐसे की जाती है कि पूरे क्या होता है, प्रवाह सिंचाई में क्या होता है कि नहरों से जैसे पानी आ रहा है तो वो गुरुत्व प्रवाह मतलब एक स्लोप के कारण, गुरुत्व प्रवाह के कारण पानी अपने आप बहता हुआ गूलो रजवाह से होते हुए, गूल रजवाह ये सब क्या है अभी नहर में अच्छे से पढ़ेंगे कि नहर क्या होती हैं, शाखा नहरें क्या होती हैं, माइनर और डिस्ट्रीब्यूटेड नहरें की, ये सब चीज़ें सब समझेंगे। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा इसको कि नहर है तो गुरुत्व प्रवाह के कारण जल अपने आप क्या होता है खेतों तक पहुंच जाता है, तो ये फ्लो इरिगेशन हो जाता है। इसमें इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे एक अलग से चैप्टर में। ओके, अभी यहाँ थोड़ा सिंपल से बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और आप बात करते हैं उद्वहन, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है कि जब हम वाटर को सिंचाई के लिए लिफ्ट करके उठा करके मान लीजिए क्या होता है कि नदी का जल स्तर मान लीजिए नीचे होता है, तो उस पानी को क्या करते हैं लिफ्ट पंपिंग के थ्रू या और भी आर्टिफिशियली या मैकेनिकली क्या करते हैं कि इफर्ट लगा करके हम पानी को ऊपर जल स्तर उठा करके सिंचाई करते हैं, लिफ्ट इरिगेशन हो जाता है। जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह जो होते हैं हमारे, उससे हम लिफ्ट इरिगेशन के अंदर ही आते हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन ये हो गया। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में ट्यूबवेल वगैरह के बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। ओके, इसलिए थोड़ा ओवरव्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी डिटेलिंग तो यहीं से कर सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, इसमें क्या होती है, एक मान लीजिए पाइप लाइन गई होती है और इसमें क्या होता है हाई प्रेशर से पानी जा रहा होता है और इसमें नोजल लगे होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है हाई प्रेशर जा होता है, पानी चारों तरफ अपने आप छिड़कता है। ये कृत्रिम वर्षा कह सकते हो, कृत्रिम वर्षा के रूप में पानी फसलों को प्राप्त होता है। तो आई होप इतनी चीज़ें नंबर ऑफ टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। आज के टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया आपको दिखा देते हैं। चलिए इससे पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक की ओर। इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब कि सिंचाई परियोजना निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, बड़ी सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना और छोटी सिंचाई परियोजना। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। मेजर इरिगेशन देखिए डियर क्या होता है कि मीडियम जो हमारा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, साफ बात की जाए तो वे परियोजना है जिसमें क्या होता है कि वो 10,000 हेक्टेयर
से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र को सींचा जा सकता है। इसकी लागत 5 करोड़ से अधिक होती है। सिंपल सी बात की जाए तो आपको बता दें कि वे परियोजनाएं, रुक जाइए आप थोड़ा वेट कीजिए, वेट फॉर सम टाइम। वे परियोजनाएं क्या होती हैं कि भी अच्छे समझते हैं। तो 3 प्रकार की परियोजनाएं होती है। वे परियोजनाएं मतलब कुछ प्लान होता है, स्कीम होती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं हम अपने काम को अंजाम देते हैं। मान लीजिए परियोजना है तो उससे सिंचाई होती है। कई प्रकार की परियोजनाएं भी होती हैं। तो मेनली इसको डिसाइड किया गया है एक आधार पे। देखिए किसी चीज़ को बांटने का आधार होता है। जैसे व्यक्ति को बांटना है, किसी व्यक्ति को बांटना है तो वस्तु तो उसको लंबाई चौड़ाई के आधार पर बांट सकते हैं। व्यक्तियों को उसके टैलेंट के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, लंबाई गोरे काले के आधार पे। तो किसी चीज़ को बांटने का एक आधार होता है। तो सिंचित क्षेत्रफल के आधार पे यदि परियोजनाओं की बात की गई तो ये परियोजनाएं जो होती हैं हमारी क्या होती हैं कि जो हमारी क्या होती है सबसे बड़ी परियोजना होती है उसके द्वारा कितना होता है 10,000 हेक्टेयर। आप समझते हैं 10,000 हेक्टेयर समझते हैं? नहीं समझते तो आप समझ जाइए। देखिए एक हेक्टोमीटर समझते हैं। 1 हेक्टोमीटर के बराबर क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। तो हेक्टो करके क्या होता है? हेक्टेयर। तो सिंपल सी बात करते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर क्या है? एक क्षेत्रफल है। हेक्टेयर क्या है? क्षेत्रफल। तो 10⁴ स्क्वायर मीटर हमारा होता है 1 हेक्टेयर बराबर। तो ये मतलब 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्रफल सींच सकते हैं, जिसके परियोजना के थ्रू क्या होता है कि क्षेत्रफल सींचा जा सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा बड़ी सिंचाई परियोजना हो सकती है। उसमें क्या होता है कि 5 करोड़ से अधिक इसकी लागत होती है। 5 करोड़ से इसकी क्या होती है लागत जो होती है वो अधिक होती है। सिंपल सी बात है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर लें तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इस परियोजना के अंतर्गत 2 से 10,000 मतलब 2,000 से 10,000 हेक्टेयर वाले क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है, सिंचा जा सकता है, कृषि की जा सकती है। ओके, इसमें लिखा है सिंपल सा यार, एकदम सिंपल सा है। इसकी लागत 25 लाख से 5 करोड़ की मध्य हो सकती है। तो ये हमारा हो गया। एंड माइनर इरिगेशन क्या हो गया? इस परियोजना के अंतर्गत 2,000 से कम हेक्टेयर वाले क्षेत्रफल को सींचा जाता है कृषि। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसकी लागत 25 लाख के आसपास हो सकती है, 25 लाख तक हो सकती है। देखिए एक फिक्स डेटा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है महंगाई के अनुसार चीज़ें बढ़ती करती रहती है। लेकिन हाँ, किताबी भाषा है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड देखिए इसका बेसिस की बात की जाए इस पर तो एक तो हमारी क्या होती है सिंपल परियोजनाएं होती हैं, एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। क्या होती हैं हमारी जो परियोजनाएं होती हैं? एक इरिगेशन में ये तीनों परियोजनाओं के बारे में हमने बात कर ली। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा डियर। तो अब हमारे देख सकते हैं कितने टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये सब हो गया, हिस्ट्री हो गई, एंड नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन एंड डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी आपकी टेलीग्राम चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।